हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा कि जब जैसे कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे वेंडर से या किसी डीलर से एसेट्स वगैरह परचेज़ करता है और उसको वो उस सिचुएशन में अगर कैश में पेमेंट ना करे और उसके बदले में अगर वो उसको शेयर्स इशू कर दे, सो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं। सो बेसिकली आज हम ये स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सा फॉर्मूला है। और फॉर्मूला हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल, कि हमें उसे कितना अमाउंट पे करना है। और अपोन में क्या आता है, अपोन में आता है इशू प्राइस, मतलब कि हमने उसे एक शेयर कितने में इशू किया है। इसको हम एक फिक्टिशियस एग्जांपल से समझ लेते हैं। और हमारा एग्जांपल है कि एक राहुल लिमिटेड कंपनी है। कौन सी? राहुल लिमिटेड। वो कितने के एसेट्स परचेज़ कर रही है? वो 5,40,000 के एसेट्स परचेज़ कर रही है। किससे? हांडा लिमिटेड से। और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो सारी की सारी पेमेंट है वो शेयर्स में इशू कर रहे हैं उसको, मतलब कि जो सारी पेमेंट है, जैसे राहुल लिमिटेड ने हांडा लिमिटेड से 5,40,000 के क्या परचेज़ करे, 5,40,000 के उसने परचेज़ करे एसेट्स। और सारी की सारी पेमेंट्स किससे हुई है? शेयर्स इशू करके। मतलब इसने इससे एसेट्स खरीदे, राहुल लिमिटेड ने इससे एसेट्स खरीदे और सारी की सारी पेमेंट किससे कर दी? सारी की सारी पेमेंट करी शेयर्स में। और एक शेयर्स कितने का था? एक शेयर्स उसने इशू किया, सपोज करो अभी 100 रुपये का। अभी कितने का इशू किया? 100 रुपीज़ का। अब हम देखेंगे कि हम शेयर्स कितने कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कितना अमाउंट पे करना था? 5,40,000। और उसने एक शेयर कितने का इशू किया? एक शेयर इशू किया 100 रुपये का। उसने टोटल शेयर्स कितने इशू किए होंगे? उसने टोटल शेयर इशू किए होंगे से 5400 शेयर्स। ऐसी अब नेक्स्ट केस एज्यूम करो आप। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अब उसने जैसे पहले शेयर 100 का था, ये थी इसकी फेस वैल्यू। अब वो अपने शेयर्स को 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। मतलब कि जैसे वो 100 का शेयर है, अब उसमें उसने 20 रुपये प्रीमियम ऐड किया। कितने में इशू किया? 120 में। अब कितने शेयर इशू करेगा? अमाउंट कितना पे करना है? 5,40,000। और एक शेयर कितने का है? एक शेयर है 120 का। टोटल शेयर्स कितने इशू करेगा वो? जब आप इसको आपस में कैंसिल करोगे हमारे टोटल शेयर आएंगे 4500 शेयर्स। जब वो फेस वैल्यू पे इशू कर रहा था तब वो इशू करेगा उसको 5400 शेयर। और जब वो उससे प्रीमियम पे इशू करेगा तब वो इशू करेगा 4500 शेयर्स। और नेक्स्ट केस होता है हमारा डिस्काउंट का। बट मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई फ्रेश शेयर्स इशू करता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैन है। मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने नए शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। जो तीसरा सिनेरियो है या थर्ड सिनेरियो जिसमें वो डिस्काउंट पे इशू कर सकता था, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे पास दो ही सिनेरियो हैं। पहला है जब वो फेस वैल्यू पे इशू करता है और दूसरा जब वो प्रीमियम पे इशू करता है। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं कि वो इसको जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करेगा। हमने क्या एज्यूम किया था? राहुल लिमिटेड ने हांडा लिमिटेड से 5,40,000 के क्या परचेज़ करे थे? एसेट्स। और एसेट्स में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि अगर आप एज्यूम कर लो कि उसने बिल्डिंग परचेज़ करी थी, या आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली मैंशनड होगा कि उसने बिल्डिंग परचेज़ करी है, मशीनरी परचेज़ करी है। बट अभी के लिए हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि उसने बिल्डिंग परचेज़ करी है। अपनी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती? नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है अपनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू हांडा लिमिटेड, क्योंकि हांडा लिमिटेड क्या अपना? हांडा लिमिटेड अपना क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 5,40,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 5,40,000। जर्नल एंट्री हम ऐसे रिकॉर्ड करते। बट हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री इसके बाद क्या होती? इसके बाद क्योंकि जब हमने उसे शेयर्स इशू करे अपनी जर्नल एंट्री होनी थी हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फिर टोटल अमाउंट कितना आता? टोटल अमाउंट आता 5,40,000, क्योंकि ये पहला सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में हमने उसे जो शेयर्स इशू किए वो हमने कितने पे इशू किए? वो हमने उसे इशू किए थे फेस वैल्यू पे। ये सिनेरियो है फेस वैल्यू का, जब हमने उसे फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू किए। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम नरेशन में लिखेंगे 5,400 शेयर्स
इशूड टू हांडा लिमिटेड, मतलब कि हांडा लिमिटेड को हमने 5400 शेयर इशू करे एट फेस वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट सिनेरियो क्या था कि जब हमने उसे प्रीमियम में इशू किए हैं, सो जब वो प्रीमियम में इशू करेगा तब उसकी पहली एंट्री तो यही नॉर्मल होती है अगर वो उसे प्रीमियम पे भी इशू करता। सो पहले तो उसने उससे एसेट्स परचेज करे, सो एंट्री तो यही आती, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हांडा लिमिटेड। सो 5,40,000 की तो यही एंट्री होती। बस एंट्री में किस में चाहिए जानता, जब हम उसको शेयर्स इशू करते, क्योंकि अब हमने प्रीमियम पे इशू किए। सो प्रीमियम पे इशू किए तो हमने शेयर्स उसे कम इशू किए हैं। सो उस जर्नल एंट्री में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, इसके बाद हम क्या लिखेंगे क्योंकि हमने उसे प्रीमियम पे इशू किए हैं। सो बचा हुआ बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। और यहाँ पे कितना बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे होगा 4,50,000 का, क्योंकि एक शेयर कितने का फेस वैल्यू है 100। तो जब आप 4500 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो शेयर कैपिटल में तो नॉमिनल अमाउंट ही ट्रांसफ़र होता है। और जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सो यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे होगा 90,000। और हांडा लिमिटेड कितने से डेबिट होगी, 5,40,000 से। सो ऐसे हम जब वेंडर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो हम जर्नल एंट्रीज ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमने उसे शेयर्स कितने इशू किए। सो शेयर इशू का फॉर्मूला क्या होता है, जितना अमाउंट उसे पे करना है अपॉन में इशू प्राइस। अब जैसे पहले नॉमिनल वैल्यू थी 100 और उसने 100 के 100 में इशू किए, सो 5400 शेयर इशू किए उसने पहले केस में। और दूसरा सिनेरियो देखा हमने जब उसने 20% प्रीमियम पे इशू किए। सो एक शेयर 100 का था, प्रीमियम कितना आया 20, सो कितने का हुआ टोटल शेयर 120 का। सो यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने आएंगे, जब टोटल अमाउंट था 5,40,000 उसको जब आप 120 से डिवाइड करोगे सो आपके टोटल शेयर्स आएंगे 4500 शेयर्स। सो पहली जर्नल एंट्री नॉर्मल है जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हमने उससे क्रेडिट पे चीज़ परचेज़ करी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है वो होती है शेयर इशू की। यहाँ पे फेस वैल्यू पे इशू है और इस जर्नल एंट्री में यहाँ पे किस पे इशू है, प्रीमियम पे। और क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि हमने उसे शेयर इशू किया, हमने ये नहीं पर्टिकुलरली एज्यूम किया कि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर होते तब यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर आता, अगर प्रेफरेंस शेयर होते तब 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता। ऐसे इसके रेस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे, बट उसमें डिफरेंस क्या होगा, ये उन क्वेश्चनों में आपको एक एसेट्स की बजाय 2-3 एसेट्स दिए होंगे, बट वो भी ऐसे ही, मतलब जो मैंने आपको लॉजिक बताया वो भी इसी लॉजिक से सारे के सारे क्वेश्चन डील किए जाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। अब रियलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा शेयर का अमाउंट है उसे हम 3-4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट होती थी एप्लीकेशन की, सेकंड इंस्टॉलमेंट होती थी अलॉटमेंट की, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट होती थी फर्स्ट कॉल की, और फोर्थ या फिफ्थ ऐसे सो ऑन होती थी सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट लास्ट है तो वही होती थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब होता क्या है कि रियलिटी में कुछ शेयर होल्डर्स तो सारा का सारा अमाउंट पे करते चले जाते हैं, बट कुछ शेयर होल्डर हमारे डिफ़ॉल्टर निकलते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो पे कर देंगे, अलॉटमेंट नहीं पे करेंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं पे करेंगे। कुछ इसके अपोजिट होते हैं, वो पहली 2 पे कर देंगे, ये 2 नहीं पे करेंगे। और कुछ ऐसे शेयर होल्डर आएंगे जो ये 3 तो पे कर देंगे बट ये नहीं पे करेंगे। सो इस सिचुएशन में कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि जितना शेयर होल्डर अमाउंट पे कर चुका है वो उसको फॉरफिट कर सकती हैं। फॉरफिट करने का मतलब कि वो उसे जब्त कर सकती हैं और उसे अपने पास रख सकती हैं, और जो शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए थे उनको कैंसिल कर सकती है। बट ये जो सारे के सारे रूल्स या प्रोविजंस फॉलो होंगे ये फॉलो होते हैं जो कि मेंशन है टेबल ऐप में। अगर कंपनी टेबल ऐप अडॉप्ट कर लिया है, और इसके अलावा जो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस लिखे हैं उनको फॉलो करेगी। सो अगर कोई शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में, सो कंपनी पे क्या ऑप्शन है, वो उसके शेयर कैंसिल कर सकती है, और जितने उसने शेयर कैंसिल करे उस अमाउंट को फॉरफिट करती है। और जब इस शेयर कैंसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा तो सिंपली उसके शेयर फॉरफिट कर लो और जो उसका बैलेंस है वो अपने पास जब्त कर लो। सो अब हम शेयर फॉरफीचर की एक जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि हम इसको जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर इसको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझेंगे कि शेयर फॉरफीचर की एंट्रीज एक्चुअली में बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे पास होती हैं।
सो क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट करे हैं, सो जो पहले बैलेंस शीट में हमने शेयर कैपिटल एज अ क्रेडिट शो कर रखी थी कि हमें उससे इतनी शेयर कैपिटल मिल चुकी है, सो अब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे करेंगे डेबिट। सो अपनी जर्नल एंट्री क्या बनेगी शेयर फॉरफीचर की, अपनी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और शेयर कैपिटल को हम कितने अकाउंट से डेबिट करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट से मतलब कि जितना कंपनी कॉल कर चुकी है। और 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा शेयर फॉरफीचर। और शेयर फॉरफीचर में किसका बैलेंस आता है, शेयर फॉरफीचर में उतना बैलेंस आता है जितना वो पे कर चुका है। मतलब कि जैसे अगर उसने एप्लीकेशन पे करी, सो एप्लीकेशन का बैलेंस, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे कर दी, सो इन दोनों का बैलेंस, ये 3 पे कर दी, इन तीनों का बैलेंस। उसके बाद आता है 2 शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का मतलब कि अगर उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं पे करी तो शेयर अलॉटमेंट आएगा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं पे करी तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आएगा। और अगर तीनों नहीं पे करी तो तीनों आएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सो ये डिपेंड होगा अपने क्वेश्चन पे कि इसमें से क्या आएगा। सो ये नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है अपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट की। और जो बैलेंस होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं, उसको हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर ही हम उसका बैलेंस शो करते हैं। किस हेडिंग के अंडर, शेयर कैपिटल के अंडर हम एक और हेडिंग बनाएंगे शेयर फॉरफीचर की। और उस शेयर फॉरफीचर में हम जितने हमने शेयर फॉरफिट किए हैं उस बैलेंस को हम वहाँ पे शो करेंगे। सो ये हेडिंग हम शेयर कैपिटल के अंडर बनाएंगे। और इसको अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। और जब आप इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से करोगे तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। सो हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। मतलब कि कितने शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर्स इशू किए 100 के, मतलब एक शेयर 100 रुपये का। और उसने कॉल कैसे करी, 20 रुपीज़ उसने एप्लीकेशन पे, 30 उसने अलॉटमेंट पे, 20 उसने फर्स्ट कॉल पे और 30 उसने मंगवाए फाइनल कॉल पे। और हमें क्या दिया है, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट बोथ कॉल ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय सुप्रिया। मतलब कि हमें सारा अमाउंट मिल गया, सब शेयर होल्डर ने सारा अमाउंट पे कर दिया। बट एक शेयर होल्डर थी जिसका नाम था सुप्रिया, उसने 300 शेयर्स पे कॉल्स नहीं पे करी। और इसके अलावा हमें क्या दिया है, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड गिव जर्नल एंट्रीज। मतलब कि जो उसने 300 शेयर्स पे कॉल नहीं पे करी, हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। सो अब हमें ये जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ जर्नल का। यहाँ पर आएगी डेट, उसके बाद आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट कॉलम होता है लेजर फोलियो का, फिर होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है लेजर फोलियो, फिर आता है डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। और जर्नल किसका है, होंडा लिमिटेड का। सो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं होंडा लिमिटेड। सो अपनी फर्स्ट जर्नल एंट्री की होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की। सो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि उसने इक्विटी शेयर इशू किए हैं। सो कितना अमाउंट आएगा, 10,000 है, एप्लीकेशन पे 20 रुपये है। सो ये बना 2 लाख। सो यहाँ पे आएगा 2 लाख और यहाँ पे भी कितना आएगा 2 लाख। और उसके बाद हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन अपनी नॉर्मल वही होगी, एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स रिसीव्ड एट ₹20 पर शेयर। ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन मनी की ट्रांसफ़र की। सो हम उसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, 2 लाख। और यहाँ पे भी कितना आएगा 2 लाख। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। सो ऐसे ही अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की। सो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने से ड्यू होगी ये होगी 3 लाख से, क्योंकि 30 रुपीज़ कॉल किए हैं। सो यहाँ पे आएगा 3 लाख और 3 लाख, और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इसकी रिसीविंग की। सो शेयर अलॉटमेंट तो हमें पूरी की पूरी मिली है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 3 लाख, और इसका भी कितना आएगा 3 लाख। सो ये लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। उसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट कॉल ड्यू की। सो उसकी जर्नल एंट्री की होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितने से ड्यू होगी, ये होगी 20 रुपीज़ से ड्यू। सो अमाउंट कितना आएगा 2 लाख, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2 लाख। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री किससे होगी अपनी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी रिसीविंग की। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, सुप्रिया के पास 300 शेयर्स हैं जिसने कॉल मनी पे नहीं करी। सो अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इसकी रिसीविंग की। सो हम वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमें बैलेंस नहीं मिलता उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स में। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। सो कितना बैलेंस नहीं मिला 300 शेयर्स पे 20 रुपीज़ के हिसाब से तो पे बैलेंस कितना नहीं मिला 6000, और 1,94,000 हमें मिला है। सो टोटल कितना मिलना था 2 लाख। सो ये जर्नल एंट्री अपनी ऐसे पास होगी। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड होगी, शेयर सेकंड कॉल से ड्यू की। सो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसे ड्यू करेंगे, और यहाँ पे ड्यू कितने से होगी 30 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स हैं। सो ड्यू होगी अपनी 3 लाख की। यहाँ पे भी कितने से ड्यू होगी 3 लाख से। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इसको रिसीव करने की। सो वो होगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 300 शेयर्स हैं जिन्होंने पे नहीं करी। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। और कितने हैं 300 शेयर्स हैं पर एक शेयर्स पे 30 रुपये नहीं मिले। सो 9,000 हमें टोटल बैलेंस नहीं मिला कितने 2,91,000। सो टोटल अमाउंट कितना मिलना था 3 लाख। और इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने जो 300 शेयर्स जिसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी सेकंड कॉल नहीं पे करी हमने उनको फॉरफिट कर लिया, मतलब कि जो उन्होंने बैलेंस पे किया था वो हमने उनसे जब्त कर लिया और हमने वो शेयर्स कैंसिल कर दिए। सो उसकी जर्नल एंट्री की होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इक्विटी शेयर आएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि ये हमें मिली नहीं फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही क्या आएगा टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और हमें मिला कितना वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो आप पहले ये बताओ कि कंपनी कॉल कितना कर चुकी है। कंपनी ने सारी की सारी कॉल कर ली, मतलब उसने एप्लीकेशन भी मंगवाई, अलॉटमेंट की मंगवाए, फर्स्ट कॉल भी मंगवाई और सेकंड कॉल भी मंगवाई। सो यहाँ पे कितने से एंट्री होगी, ये एंट्री होगी 10 रुपये से। और कितने शेयर्स हैं 300। तो जब आप 10 की 300 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा 3000, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक शेयर 100 का दिया हुआ है। सो बैलेंस कितना आएगा अपना 30,000 ना कि 3000, क्योंकि मैंने क्या एज्यूम कर लिया था कि एक शेयर 10 का है, बट शेयर कितने का था 100 रुपये का। सो बैलेंस आएगा अपना 30,000। ऐसे ही हमें फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली 6000 की, सेकंड कॉल कितने की नहीं मिली 9000 की,
बट हम फॉरफिट में कितना बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। हमें उनसे एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले, एप्लीकेशन पे मिले हमसे 20 रुपये, और अलॉटमेंट पे कितने मिले उनसे, अलॉटमेंट पे मिले उनसे 30 रुपये, मतलब कि 50 रुपये का हमें बेनिफिट हुआ। और कितने शेयर हैं टोटल, 300। तो जब आप 50 की 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 15,000। वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम, नरेशन में लिखेंगे हम 300 शेयर्स फॉरफिटेड, और ये लिख के हम इस जर्नल एंट्रीज़ को कर देंगे क्लोज। और जो होंडा लिमिटेड की जर्नल एंट्रीज़ वो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसमें तो कोई भी ना तो प्रीमियम मंगवाया था कंपनी ने, मतलब उसमें प्रीमियम का कोई केस नहीं था कि जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए हो प्रीमियम पे और प्रीमियम ना कलेक्ट किए हो। बट हमारे पास 2 केस आते हैं, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी ने शेयर इशू किए, और शेयर इशू किए, और इसमें 2 सिनेरियो हैं। एक तो जब उसने प्रीमियम था जो मिल चुका है, मतलब मिल चुका है, और दूसरा सिनेरियो क्या होता है जब प्रीमियम था जो कंपनी ने कॉल किया बट वो भी नहीं मिला। अब हम इन दोनों सिनेरियो को स्टडी करते हैं कि इन दोनों सिनेरियो में क्या जर्नल एंट्री होती है। जब कंपनी ने प्रीमियम कॉल किया और शेयर होल्डर्स ने भी पे कर दिया, बट उसके बाद की उसने कॉल्स नहीं पे करी, जो अपनी जर्नल एंट्री होगी वो सेम होगी जो कि हमने लास्ट उसमें क्वेश्चन में करी। अपनी जर्नल एंट्री क्यों नहीं नॉर्मल, अपनी जर्नल एंट्री वही सिंपल होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी तो टू फर्स्ट कॉल भी आ जाएगा। बट जब कंपनी ने प्रीमियम तो मंगवाया बट शेयर होल्डर्स ने वो भी नहीं पे किया, तो हम जो शेयर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री होती है उसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। बट जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस हमें मिल चुका है तब हम उसको कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे। क्रेडिट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें ये मेंशन्ड है कि हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस वजह से हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को कभी भी डेबिट नहीं करेंगे जब हमें वो मिल चुका हो। बट जब हमें वो नहीं मिला उस सिनेरियो में हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला, उसका बैलेंस नहीं मिला, हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा टू शेयर, अगर उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी तो अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी वो आएगा यहाँ पे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ये जर्नल एंट्री कब पास होगी, जब कंपनी ने प्रीमियम तो कॉल किया बट उसे प्रीमियम नहीं मिला, तब हम उस सिनेरियो में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करते हैं डेबिट। बट जैसे कंपनी ने प्रीमियम तो कॉल किया बट शेयर होल्डर्स ने प्रीमियम भी पे कर दिया, बट उसके बाद की वो जो कॉल्स थी जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो नहीं पे कर पाया, तब उस सिनेरियो में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कभी भी डेबिट नहीं करते, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है उसमें स्पेसिफाई हो रखा है कि हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें जो प्रीमियम था कंपनी ने कॉल किया और शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दिया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साहिल शेयर होल्डर फेल टू पे मनी ऑफ फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 1000 शेयर्स इशू टू हिम एट ₹120, और फेस वैल्यू क्या थी ₹100। His shares were forfeited after second and final call. Give the necessary journal entry for forfeiture of shares. मतलब कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शेयर होल्डर है जिसका नाम साहिल है, और उसको हमने शेयर्स जिसकी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 100 थी हमने 120 में इशू किए, मतलब कि 20 रुपये क्या है, 20 रुपये अपना प्रीमियम है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, और सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 20 रुपये की। मतलब जो बैलेंस था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने पहले ही कॉल कर लिया। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ये नहीं मेंशन हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कब कॉल किया, हम उसे क्या एज्यूम करते हो, हमने ऑलवेज क्लेम किया होगा अलॉटमेंट के टाइम। ये सिनेरियो क्या है,
जब कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कॉल किया, शेयर होल्डर्स उसे पे कर चुके हैं। सो जो अपनी जर्नल एंट्री होगी वो अपनी जर्नल एंट्री नॉर्मल होगी। सो हम जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, क्योंकि उसने सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी। सो यहाँ पे आएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस आएगा, जितना वो ऑलरेडी पे कर चुका है। सो कंपनी ने कॉल कितनी करी, एक शेयर था 100 का, ऑल्दो हमने वो इशू कितने का कर रखा है 120 का, बट क्योंकि उसने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया। सो जो अपनी जर्नल एंट्री होगी वो कितने से पास होगी, वो पास होगी 100 रुपये से, क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को छेड़ नहीं सकते एज़ पर कंपनीज एक्ट। सो कॉल अमाउंट कितना था 100 रुपये, कितने शेयर्स थे 1000। सो जब आप 1000 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपए। अब उसने क्या नहीं पे किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो कितने की थी 20 रुपये की। सो जब आप 1000 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की नहीं मिली 20 की, और 80 रुपये तो पे कर चुका है। सो बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। सो यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा, यहाँ पे बैलेंस आएगा 80,000। सो ये जर्नल एंट्री होगी अपनी जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे। सो अब हम एक न्यूमेरिकल इस सिनेरियो का देख लेते हैं जिसमें कंपनी ने प्रीमियम तो कॉल किया बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया। सो उस सिचुएशन में जो शेयर फॉरफीचर की एंट्री है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सुनैना अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4, मतलब कि अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹2 एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, गिव द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब कि हमें फॉरफीचर की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, एक शेयर होल्डर्स है जिसका नाम है सुनैना, उसके पास कितने शेयर्स हैं 500, और एक शेयर कितने का था 10 रुपये का, और वो हमने उसे इशू कितने पे किया, हमने उसमें 2 रुपये प्रीमियम ऐड किया। सो हमने उसे इशू कितने में किया 12 रुपये में, और हमने अलॉटमेंट पे कितने मंगवाए, अलॉटमेंट पे मंगवाए हमने 4 रुपये, जिसमें 2 क्या है प्रीमियम। सो हमने अलॉटमेंट पे नॉर्मल कॉल कितने करी 2 रुपये की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपये की। सो उससे हमने एप्लीकेशन पे कितने मंगवाए होंगे, एप्लीकेशन पे मंगवाए होंगे हमने 5 रुपये। सो अब देखो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री में हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस क्वेश्चन में उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे करी, और हमने अलॉटमेंट मनी जब हमने मंगवाई उससे उसी टाइम पे हमने उससे प्रीमियम भी कॉल किया था, मतलब कि उसे अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम पे करना था। बट क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी सो उसने प्रीमियम भी नहीं पे की होगा। सो प्रीमियम नहीं पे की होगा सो हम प्रीमियम को क्या करेंगे, प्रीमियम को करेंगे हम डेबिट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे सबसे पहले शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में क्योंकि उसने क्या पे किया, उसने एप्लीकेशन मनी तो हमें पे ही किया है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे करी सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो अमाउंट कितना आएगा, एक शेयर कितने का था 10 रुपये का, और कितने शेयर्स थे टोटल उसके पास टोटल शेयर्स थे 500। सो कितना बैलेंस आएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में बैलेंस आएगा अपना 500 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो यहाँ पे आएगा 5000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, क्योंकि एक शेयर्स पे कितना अमाउंट कॉल कर रखा था 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का, और टोटल शेयर कितने थे 500। सो यहाँ पे आएगा 1000, और क्रेडिट साइड में कितना आएगा, ये आया आपका डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा शेयर फॉर फ्यूचर में एप्लीकेशन पे कितना कॉल कर रहा था 5 रुपये। सो एप्लीकेशन पे आएगा आपको 25 रुपये। सो वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा फॉर फ्यूचर में। और अलॉटमेंट पे कितना कॉल किया था, अलॉटमेंट पे कॉल किया था 2 रुपये। सो 1000 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो 2000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा
1500, क्योंकि कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स हैं और अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मंगवाए, 3 रुपये। सो जब 500 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे सो आएगा 1500। और अलॉटमेंट पे कितना आएगा, अलॉटमेंट पे 2000 इसलिए आया क्योंकि 500 तो टोटल शेयर्स थे और जिसमें हमने 2 रुपये प्रीमियम के कॉल किए थे और 2 रुपये हमने नॉमिनल वैल्यू कॉल करी थी। सो टोटल कॉलिंग कितने करी थी, 4 रुपये की। सो अलॉटमेंट पे 2000 इसलिए आया और फॉरफीचर में कितना आया, 500 शेयर्स थे, 5 रुपये के हिसाब से उसने एडवांस में पे कर रखा था। सो फॉरफीचर में बैलेंस इतना आएगा। सो जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर लेती है उसके बाद कंपनी पे क्या ऑप्शन होता है, कंपनी पे ऑप्शन होता है कि वो उन शेयर्स को दोबारा से इशू कर सकती है। सो जो शेयर री इशू का केस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि आज का आपका बेसिक टास्क यही होना चाहिए कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या ऐसे होती हैं और उसका जो कंपनी की बैलेंस शीट है उस पर कहाँ पे इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जैसे जो ये बैलेंस बचा अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर। हम एक और सब हेडिंग बनाएंगे, उस हेडिंग का नाम क्या होगा, शेयर फॉरफीचर का, और वहाँ पे हम इस 2500 रुपये को ऐड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम शेयर फॉरफीचर, जब हम उन शेयर्स को रीइशू कर देंगे हम उसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।